नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस फिर से नई वीडियो पे। आज की इस वीडियो में हम ऐसे कॉमन डॉक्यूमेंट की बात करने वाले हैं जो ज़्यादातर लोन एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेबल होती है। तो बिना देर किए हुए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो डॉक्यूमेंट होता है वो केवाईसी का होता है। केवाईसी का मतलब नो योर कस्टमर, जिससे आप अपने ग्राहकों की पहचान करके भविष्य में होने वाले फ्रॉड या स्कैम से बच सकते हैं। केवाईसी में मुख्य रूप से हम 6 प्रकार की केवाईसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आधार और पैन कार्ड मैंडेटरी माने जाते हैं। इसके अलावा सहायक केवाईसी के तौर पे हम ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट और नरेगा जॉब कार्ड जैसी केवाईसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं और आपकी डील में को एप्लीकेंट और गारंटर भी शामिल होते हैं। अगर उनके पास पैन कार्ड अवेलेबल नहीं होता है तो ऐसी सिचुएशन में उनसे फॉर्म 60 भरवाया जाता है। कभी कभी दो केवाईसीज़ के बीच में नाम या जन्म तिथि को लेकर कुछ मिसमैच हो सकता है। इसके लिए हम डुअल नेम लेटर का यूज़ करके उस केवाईसी को कंसीडर कर सकते हैं। डुअल नेम लेटर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें दो केवाईसीज़ के बीच में होने वाले मिसमैच का स्पष्टीकरण होता है। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। अब मान लीजिए मेरी बहन के पास दो केवाईसी हैं। दोनों केवाईसी में उसके नाम पर प्रोनाउंसिएशन एटी है, लेकिन स्पेलिंग मिसमैच है। जैसे कि उसके आधार में उसके नाम की स्पेलिंग SEETA है, वहीं पैन में उसके नाम की स्पेलिंग SITA है। अब डुअल नेम लेटर उस व्यक्ति द्वारा इस बात का प्रमाणीकरण करता है कि प्रस्तुत दोनों केवाईसी मेरी ही हैं और आधार में जो नाम मेंशन है सीता, जिसकी स्पेलिंग SEETA है, उसी को मुख्य रूप से माना जावे। अब इस डुअल नेम लेटर में उस व्यक्ति के हस्ताक्षर भी होते हैं, जिससे यह और भी मजबूत प्रमाण बन जाता है। अब तीसरा डॉक्यूमेंट है वो है सिविल। सिविल किसी भी व्यक्ति के जीवन काल में लिए गए लोन की संपूर्ण जानकारी का विस्तृत वर्णन होता है। अब कोई भी व्यक्ति नए लोन के लिए कैपेबल है या नहीं, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके द्वारा लिए गए पुराने लोन की परफॉर्मेंस कैसी रही है। अब सिविल से रिलेटेड मैंने संपूर्ण जानकारी का वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आपको सिविल के बारे में और कुछ भी जानना हो तो आप उस वीडियो पे जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब जो चौथा डॉक्यूमेंट है वो है प्रॉपर्टी प्रूफ का। प्रॉपर्टी प्रूफ के अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल या वाटर बिल का भी यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर कंपनियां इलेक्ट्रिसिटी बिल का ही यूज़ करती आ रही हैं। बेसिकली इन प्रॉपर्टी प्रूफ के अंदर आपके प्रॉपर्टी ओनर का नाम और उसका एड्रेस दिया होता है। याद रखें, जो भी हम एज अ प्रॉपर्टी प्रूफ कंसीडर कर रहे हैं वो लेटेस्ट होना चाहिए, यानी कम से कम 1 महीना पुराना या ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना पुराना होना चाहिए। अब जो अगला डॉक्यूमेंट है वो है बैंकिंग। एज ए बैंकिंग प्रूफ आप बैंक पासबुक, कैंसल चेक या बैंक स्टेटमेंट भी ले सकते हैं। याद रखें, जो भी आप बैंकिंग प्रूफ दे रहे हैं उसमें बैंक से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारी जानकारी होना चाहिए, यानी खाता धारक का नाम, उसका खाता क्रमांक, उसका IFSC कोड नंबर, उसका बैंक नेम, बैंक लोगो, बैंक सील इत्यादि होना चाहिए। और साथ साथ में आज से लेकर पिछले 3 मंथ का ट्रांजेक्शन रिफ्लेक्ट होना चाहिए, और कहीं कहीं पे तो आज से लेकर पिछले 1 साल तक का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड मांगते हैं। अब जो अगला डॉक्यूमेंट है वो है BSV, यानी बैंक सिग्नेचर वेरिफिकेशन। कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादातर डॉक्यूमेंट में कस्टमर के सिग्नेचर मिसमैच पाए जाते हैं, और इसकी सिग्नेचर का वेरिफिकेशन करने के लिए हमें ऐसे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है जो किसी लीगल ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इशू की गई हो। ऐसे में बैंक ही एक बेस्ट ऑप्शन होता है। यह उसी बैंक के द्वारा इशू की जाती है जहां कस्टमर का खाता होता है। इस डॉक्यूमेंट में बैंक की सील, बैंक अधिकारी का नाम, कस्टमर का नाम और उसके द्वारा की गई सिग्नेचर मेंशन होती है, जो ऑलरेडी बैंक ने एक्सेप्ट करी होती है। इसीलिए इसे हम बैंक सिग्नेचर वेरिफिकेशन कहते हैं। अब आइए बात करते हैं अगले डॉक्यूमेंट की, जिसका नाम इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट होता है। ये इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट एक्चुअली कस्टमर की प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मार्केट में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, या खुद का कोई पेशा है, या कोई खेती बाड़ी करता है।
कस्टमर की प्रोफाइल के बेसिस पे हम उसके इनकम डॉक्यूमेंट की डिमांड करते हैं। लेट्स से अगर कोई जॉब कर रहा होता है तो उसका ऑफर लेटर, उसका एक्सपीरियंस लेटर, उसकी 3 मंथ की लेटेस्ट सैलरी स्लिप, उसकी 6 मंथ की बैंकिंग, फॉर्म 16, ITR रिटर्न इत्यादि मांगा जा सकता है। अब अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशन पे है तो उसका पर्टिकुलर डिग्री, उससे 6 मंथ की बैंकिंग या पिछले 2 साल का ITR रिटर्न मांगा जा सकता है। वहीं अगर हम बात करें किसी बिज़नेस प्रोफाइल की कि कोई पर्सन बिज़नेस कर रहा होता है तो उससे रिलेटेड हम अलग अलग टाइप के डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं, जैसे कि GST सर्टिफिकेट, GST रिटर्न, गुमास्ता सर्टिफिकेट, उद्यम सर्टिफिकेट, वो पर्टिकुलर जो बिज़नेस कर रहा था उससे रिलेटेड कोई लाइसेंस इत्यादि। इसके अलावा हम उस बिज़नेस का बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इत्यादि मांगते हैं। अब अगर कोई एग्री बेस्ड प्रोफाइल है, खेती बाड़ी करता है तो उससे रिलेटेड हम डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं, जैसे कि उसकी खसरा खतौनी है ना इत्यादि। साथ साथ में हम जो भी वो मंडी में गल्ला बेचता है तो उससे रिलेटेड जो भी उससे बिल्स होते हैं वो भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। अब जो अगला डॉक्यूमेंट है उसका नाम है एनओसी या फोरक्लोजर। मान लीजिए आपने किसी एसेट्स के अगेंस्ट में कोई लोन ले रखा था, अब आप फिर से उसी एसेट्स के अगेंस्ट में लोन लेना चाह रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में वो कंपनी उस एसेट से रिलेटेड उसका एनओसी सर्टिफिकेट मांगेगी, जिसका मतलब ये होता है कि अब उस एसेट्स पे जो लोन लिया गया था वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, तब जाके कंपनी उस एसेट्स पे दोबारा लोन देगी। फोरक्लोज लेटर में यही होता है कि आपने किसी पर्टिकुलर एसेट्स का समय से पहले लोन चुका दिया है। अब अगर आप एनओसी और फोरक्लोजर को और भी अच्छे से जानना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड भी मैंने एक सेपरेटेड वीडियो बना रखी है, आप हेलो चाहते देख दोस्तों, सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम एनओसी, फोरक्लोज और एसओए के बारे में जानेंगे। अब जो अगला डॉक्यूमेंट है वो एसपीडीसी है। एसपीडीसी मतलब सिक्योरिटी पोस्ट डेटेड चेक। ये बेसिकली लेंडर्स अपने कस्टमर से एज ए सिक्योरिटी पर्पस लेते हैं। ये अलग अलग कंपनी की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ चेक्स कितने होने चाहिए। एसपीडीसी में भले ही वो आज इशू क्यों ना किया गया हो, लेकिन उसमें जो डेट होती है वो फ्यूचर की होती है और वह जिस भी कंपनी के फेवर में इशू किया जा रहा है उसका नाम होता है और कस्टमर के साइन होते हैं। एसपीडी से रिलेटेड एक एक्ट बनाया गया है जिसका नाम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अंडर सेक्शन 138 है। मान लीजिए अगर कोई चेक उस पर्टिकुलर ईएमआई डेट के दिन डिसऑनर्ड हो जाता है तो लेंडर आपसे उसके लिए लीगल एक्शन कर सकती है। अब अगर आप ऐसी असुविधा से बचना चाहते हैं तो आप ये सुनिश्चित करें कि उस पर्टिकुलर डेट के दिन आपके पास सफिशिएंट बैलेंस हो ताकि ईएमआई आपकी ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाए, और साथ साथ में जो भी आप लोन एग्रीमेंट साइन करवा रहे हैं उससे रिलेटेड कंडीशन अच्छे से पढ़ लें, समझ लें और तभी साइन करें। वैसे तो गाइस बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं जो किसी लोन एप्लीकेशन के टाइम में आपसे मांगे जा सकते हैं, बट वो सारे डॉक्यूमेंट को किसी एक वीडियो में बनाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने सोचा है कि इन वीडियो को मैं छोटे छोटे पार्ट्स के रूप में बनाऊंगा। मुझे आशा है कि जो आज मैंने वीडियो बनाई है वो आप अच्छे से समझ पाए होंगे, और अब मैं जल्द से जल्द ही पार्ट 2 इसका लेके आने वाला हूँ, जिसमें और भी डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी होगी। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।